हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 267 एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। पार्ट 3 है आज प्लांट रिप्रोडक्शन का। पार्ट 1 में हम लोगों ने कंप्लीट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स और उससे वापस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। अब हमारे पास में मेल गैमेटोफाइट तैयार है और फीमेल गैमेटोफाइट तैयार है, तो बस अब अपने को ये करना है कि मेल गैमेटोफाइट को लेके आना है फीमेल गैमेटोफाइट के पास में। नाउ इस वीडियो की शुरुआत में करूंगा आपसे एक क्वेश्चन पूछ के, और वो क्वेश्चन ये है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर कौन सा गैमेट्स मोटाइल होता है, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेल गैमेट मोटाइल होता है तभी वो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर की तरफ बढ़ता है या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर जाता है। बट रिमेंबर, जब ये मेल गैमेट अपने प्लांट से निकलकर फीमेल गैमेट तक पहुंचता है तब ये काम वो खुद नहीं करता, या तो विंड या वाटर या किसी एनिमल के थ्रू, यानी किसी इंसेक्ट के थ्रू, बेसिकली किसी बायोटिक एजेंट के थ्रू वो पहुंचता है। दैट मीन्स वो गैमेट खुद मोटाइल नहीं है, वो पैसिवली वहां पहुंचा है विद द हेल्प ऑफ समवन एल्स। तो एंजियोस्पर्म में कोई भी गैमेट मोटाइल नहीं होता, ना तो मेल गैमेट मोटाइल होता है ना ही फीमेल गैमेट होता है, और इसीलिए जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन की। आप सोचो अगर मेल गैमेट एक्टिवली मोटाइल होता तो फिर पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं। इसलिए एंजियोस्पर्म्स में दे हैव टू ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, एंड दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। यानी किस तरह से वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है उसे आप कहते हो पॉलिनेशन। नाउ पॉलिनेशन इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। बहुत ध्यान से समझना ये 3 कंसेप्ट, बिकॉज बहुत सारे नीट पे क्वेश्चन है इसमें। पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। ध्यान से समझना, बहुत आसान चीज है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी इस पिक्चर के थ्रू। देखो यहाँ पर मैं इस फ्लावर की बात कर रहा हूं। इस फ्लावर के स्टेमन से पोलन गिरकर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब गिर गया, इसको आपने कहा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी यानी फ्लावर सेम है, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट होगा, तो उसे आप कहते हो ऑटोगैमी। नेक्स्ट बात करता हूं मैं गिटनोगैमी की। ऑटोगैमी सेम फ्लावर। नेक्स्ट बात करूंगा मैं गिटनोगैमी। गिटनोगैमी का मतलब होता है कि उस प्लांट के ऊपर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकला और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरा। अब फ्लावर अलग है लेकिन प्लांट सेम है, उसे आप कहते हो गिटनोगैमी, यानी डिफरेंट फ्लावर्स बट सेम प्लांट। तीसरा टाइप होता है जीनोगैमी, जिसमें एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलकर दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाकर वो स्टिग्मा पर पहुंचता है, यानी यहां पर प्लांट्स डिफरेंट है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जिसमें अलग प्लांट यूज किया गया है। बट रिमेंबर, इट हैज टू बी द सेम स्पीशी, इट हैज टू बी द सेम स्पीशी। प्लांट अलग होगा लेकिन स्पीशी अलग होगा। वापस बता रहा हूं, अगर सेम फ्लावर में का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो ऑटोगेमी। सेम प्लांट है लेकिन इस प्लांट के एक फ्लावर से पोलन निकलकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर तक पहुंचा, स्टिग्मा पे पहुंचा, तो गिटनोगैमी। और दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में जो सेम स्पीशी को बिलोंग करते हैं अगर पॉलिनेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज जीनोगैमी। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। ऑटोगैमी और गिटनोगैमी, इन दोनों ही केसेस के अंदर प्लांट सेम है। इन दोनों ही केसेस के अंदर प्लांट कैसा है? सेम प्लांट है। यानी इन दोनों ही केसेस में जो दो अलग अलग गैमेट्स हैं उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है। जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्यों सेम है? क्योंकि दोनों एक ही प्लांट के हैं, ये दोनों एक ही प्लांट के हैं। तो इस वजह से जो इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, इस पॉलिनेशन की वजह से जो फर्टिलाइजेशन होगा उसकी वजह से हमेशा जेनेटिक डाइवर्सिटी लो रहेगी, उसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी हमेशा लो रहेगी। और हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब सेम टाइप ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले गैमेट्स को आप बार बार ब्रीड करवाते हो तो उसकी वजह से एक फेनोमेनन होता है जिसको आप कहते हो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो बोथ ऑटोगैमी और गिटनोगैमी इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं। जीनोगैमी की मैं अगर बात करूं तो जीनोगैमी में दो अलग अलग प्लांट यूज किए हमने।
तो अब जब दो अलग अलग प्लांट आपने यूज किए तो दोनों का जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग रहेगा। जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग रहेगा तो इन दोनों में जो है इनके वेरिएशंस आपस में मिलेंगे, तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में वो ज्यादा होगी और इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता। इसलिए प्लांट्स ने कुछ ऐसे ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप कर रखे हैं जिससे वो जीनोगेमी करवा सके। वो खुद नहीं चाहते कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑटोगेमी या गिट्नोगेमी हो, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी आ सके। बिकॉज वी नो कि अगर इवोल्यूशन चाहिए तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे और चेंजेस इसी वजह से आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग ऑटोगेमी से। ऑटोगेमी पॉलिनेशन इन सेम flower. Now, a normal flower opening and exposing anthers and stigma, complete autogamy is rare. एक ऐसा फ्लावर जो ओपन हो रहा है, ब्लूम कर रहा है और एंथर्स और स्टिग्मा अच्छे से एक्सपोज्ड है, उसमें कंप्लीट ऑटोगेमी बहुत रेयर है। Now, why complete autogamy is rare? For the same reason, क्योंकि प्लांट्स खुद नहीं चाहते कि कंप्लीटली ऑटोगेमी ही हो, वो चाहते हैं कि जीनोगेमी हो, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी करवाओगे तो पोलन और एग सेल दोनों एक ही प्लांट के हैं, दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन सेम रहेगा, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हमेशा लो रहेगी। इट माइट लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बट अगर किसी फ्लावर को ऑटोगेमी करवानी ही है, कि बस ऑटोगेमी करनी ही है, तब दो क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। कब? जब आपको केवल ऑटोगेमी करवानी हो। एक तो सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, की जैसे ही पोलन रिलीज हो उसी वक्त स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आ जाए। रिसेप्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, स्टिग्मा है जैसे ये, ठीक है। अभी स्टिग्मा का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है कि अगर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर पोलन आया इस पे तो ही वो जर्मिनेट कर पाएगा। उस टाइम पीरियड से पहले या उस टाइम पीरियड के बाद में उस पे पोलन जर्मिनेट नहीं कर पाता, तो जो उसको आप कहते हो रिसेप्टिविटी। तो जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है और जो पोलन का रिलीज है वो साथ साथ होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड में होना चाहिए, कि जब पोलन रिलीज हुआ उसी वक्त स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है, तो पोलन रिलीज हुआ, स्टिग्मा पे पहुंचा और अब पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। अगर इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो ऑटोगेमी अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, दोनों बहुत क्लोज में होने चाहिए ताकि वहां से पोलन बाहर निकलते ही स्टिग्मा पर पहुंच जाए। अगर उनके लेवल में डिफरेंस होगा, जैसे आप ऐसा समझ लो कि ये फिलामेंट है और इस फिलामेंट में यहाँ पर ऊपर एंथर है, ठीक है, और तुम्हारा स्टिग्मा का लेंथ बहुत ज्यादा है, उसका हाइट यहाँ पे है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा पोलन्स के लिए यहाँ तक पहुंच पाना। तो ऑटोगेमी अगर करवानी ही है तो एंथर और स्टिग्मा पास पास होने चाहिए। ये एक पिक्चर दे रखा है एनसीईआरटी ने अबाउट सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। अब सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर मतलब जो खुद ही पॉलिनेशन होता हो। अब बेसिकली इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। देखो कैस्मोगेमस फ्लावर एक ऐसा फ्लावर जो अच्छे से ओपन होता हो और उसके एंथर्स और स्टिग्मा अच्छे से एक्सपोज्ड हो। मतलब क्लियर दिख रहे हो एंथर्स और स्टिग्मा, और जब विंड आएगी तो आराम से पोलन ग्रेन जो है आराम से यहाँ से रिलीज होकर विंड की करंट के साथ में निकल सके, वो होते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर्स। अब कैस्मोगेमस फ्लावर्स होंगे, अगर आप खुद सोचो कि फ्लावर अच्छे से ओपन हो रहा है और स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज्ड है अच्छे से, तो ज्यादा चांसेस है ऑफ जीनोगेमी या गिट्नोगेमी। और एक होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जो कभी ओपन होता ही नहीं, यानी वो क्लोज्ड ही रहता है, वो कभी ओपन नहीं होगा, हमेशा क्लोज रहेगा। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये एक प्लांट है, इस प्लांट की एक ब्रांच पे आपको दिख रहा है कैस्मोगेमस फ्लावर, यानी ऐसा फ्लावर जो ओपन हो रहा है और आपको एंथर्स और स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके पास मल्टीपल क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स है। अब क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ओपन अप ही नहीं हो रहे, मतलब आप ऐसा समझ लो कि इसके ऊपर ये बड ये इस तरह से अब ये ओपन नहीं हो रहे, तो इसके अंदर स्टिग्मा और जो प्रेजेंट है एंथर्स, ये ओपन नहीं होगा तो पोलन बाहर रिलीज ही नहीं होगा। पोलन रिलीज नहीं होगा तो इसका पोलन इसी के स्टिग्मा पर आके गिरेगा, यानी इस केस में केवल ऑटोगेमी ही पॉसिबल है, बिकॉज फ्लावर्स ओपन नहीं हो रहे, एंथर्स एंड स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं काफी, तो हमेशा ऑटोगेमी ही होगी। और बट जो फायदा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर का फायदा ये है कि इनको पॉलिनेशन के लिए किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। उनको विंड, वाटर या इंसेक्ट्स, अगर इनके बिना भी इनमें पॉलिनेशन पॉसिबल है, यानी कि अश्योर्ड है ये प्लांट्स की सीड सेट तो बनेंगे ही बनेंगे।
ठीक है। सो दीज प्लांट्स डोंट डिपेंड ऑन पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन, वो अपने आप ही उनमें 100% सीड तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान जो हमने पहले ही डिस्कस किया वही नुकसान जो ऑटोगेमस प्लांट्स को होगा हमेशा, कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी वो बहुत ही ज्यादा लो रहेगी और उसकी वजह से इवन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कैस्मोगेमस फ्लावर भी बनाते हैं और क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी बनाते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। अब इन प्लांट्स ने दोनों चीजों का फायदा ले लिया। कैसे? कि जब क्लिस्टोगेमस फ्लावर होंगे तो 100% सीड्स तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन तो होगा ही होगा। और साथ साथ में कैस्मोगेमस फ्लावर होने की वजह से क्या होगा कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्लिस्टो और कैस्मोगेमस दोनों तरह के फ्लावर मिलते हैं, और उनके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज नीट में कई बार इनके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, वायोला, ऑक्सालिस और कोमेलिना। ये 3 एग्जांपल्स हैं किसके? उन प्लांट्स के जिसमें कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गिटनोगेमी। फ्लावर अलग होगा लेकिन प्लांट सेम होगा, प्रॉब्लम अभी भी वही है, रिड्यूस्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, बट फंक्शनली दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। देखो जनरली क्या होता है, हम लोग लोअर क्लासेस में जब पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, तो जो बेसिक डेफिनेशन बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर सेम फ्लावर होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, अलग फ्लावर होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो केवल इस डेफिनेशन के बेस पे ये गिटनोगेमी एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है। सही बात है, क्योंकि फ्लावर अलग अलग है और एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही है। जबकि जेनेटिकली अगर आप बात करो तो ये एक तरह की ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि पोलन ग्रेन उसी प्लांट से आ रहे हैं तो उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन वही होगा जो उस एग सेल का है। अब अगर आपको गिटनोगेमी या जीनोगेमी करवानी होगी तो आपको इस तरह से फ्लावर्स को ओपन करना पड़ेगा अच्छा खासा, ताकि एक्सपोज रहे आपके एंथर्स, एक्सपोज रहे स्टिग्मा, ताकि कोई और यहाँ से पोलन निकल के कहीं और जा सके और कोई और पोलन वहां से निकलकर इस प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच सके। और तीसरा और सबसे बेस्ट वो है जीनोगेमी, क्योंकि यही है जो कि जेनेटिकल डाइवर्सिटीज प्रोड्यूस करेगा। Transfer of pollen grains from anther to stigma of different plant, but remember that has to be the same species. प्लांट अलग है, स्पीशी सेम रहेगी। ये पिक्चर आपके सामने, 2 अलग अलग प्लांट्स और किस तरह से एक बी यहां से पोलन लाकर इस प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचा रही है। दिस इज पॉलिनेशन। नाउ दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अपने ऑटोगेमी, गिटनोगेमी और जीनोगेमी, इन तीनों में से ये इकलौता पॉलिनेशन है जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑटोगेमी और गिटनोगेमी दोनों का प्लांट सेम है। प्लांट सेम है अगर, तो जो पोलन ग्रेन पहुंच रहा है वो जेनेटिकली सेम है, जबकि यहाँ पर पोलन ग्रेन जेनेटिकली डिफरेंट होगा। तो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन करवाने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे अबाउट बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक जो पॉलिनेटर्स है, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स में पॉलिनेशन इज बिकॉज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा कुछ अबायोटिक भी है जो पॉलिनेशन कराते हैं, जैसे विंड और वाटर। और याद रखना, विंड और वाटर में से अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा पॉलिनेशन किससे होता है तो आपका आंसर होगा विंड। रिमेंबर दिस, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि विंड और वाटर में से ज्यादातर प्लांट्स में कौन सा प्रेजेंट रहता है, तो आंसर होगा विंड। और अगर इन तीनों को कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा बायोटिक, बायोटिक के बाद में सेकंड पोजीशन पे विंड और तीसरी पोजीशन पे वाटर। तो ये मैक्सिमम टू मिनिमम की बात है। अब अबायोटिक यानी कि विंड और वाटर के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो ये लक बाय चांस वाला पॉलिनेशन है, कि मतलब पोलन ग्रेन हवा के साथ उड़ा तो सही, बट इस बात की क्या गारंटी कि वो स्टिग्मा पर लैंड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो बिकॉज ये एक लक बाय चांस मेथड है, इसलिए ऐसे प्लांट जिनमें अबायोटिक पॉलिनेशन होता है उसमें नंबर ऑफ पोलन्स बहुत ज्यादा होता है। ऐसे प्लांट्स बहुत सारे पोलन्स एक साथ बनाते हैं ताकि जो चांस है स्टिग्मा पे पहुंचने का वो बढ़े। चलो हम शुरुआत करते हैं विंड पॉलिनेशन से, यानी पोलन हवा आएगी, पोलन को लेके जाएगी और वो हवा की करंट के साथ उस विंड स्ट्रीम के साथ मूव करता हुआ स्टिग्मा पर पहुंचता है। अब अगर आप विंड से पॉलिनेशन कराना चाहते हो तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? लाइट।
वो जितने ज्यादा लाइट होंगे वो उतना इजीली विंड के साथ मूव कर सकते हैं, एंड दे हैव टू बी नॉन स्टिकी, क्योंकि अगर वो स्टिकी हुए, उनका सरफेस स्टिकी रहा, तो किसी भी सरफेस पे जाके चिपक जाएगा आराम से और फिर वापस वो वहां से हटेगा नहीं। तो दे शुड बी नॉन स्टिकी एंड दे शुड बी लाइट, ताकि विंड फ्लो इजीली उनको लेकर जा सके। स्टेमन्स शुड बी वेल एक्सपोज्ड, यानी क्लियर जो है स्टेमन्स दिखाई देने चाहिए, ताकि जब विंड आए तो पोलन आराम से डिस्पर्स हो जाए, पोलन आराम से वहां से निकल जाए। उसके अलावा ऐसे फ्लावर्स में जो स्टिग्मा रहता है वो फेदरी रहता है। फेदरी रहता है मतलब पंख जैसा, उस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। वो इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में पोलन आकर ट्रैप हो सके, फंस जाए वहां पर और फिर उसको जर्मिनेट कर सके। इसके अलावा विंड पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट रहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मतलब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ में एक ग्रुप में रहते हैं, जिसको आप कहते हो इन्फ्लोरेसेंस, ताकि वो जितने ज्यादा एक साथ रहेंगे उतना ज्यादा विंड उनमें से पोलन ग्रेन्स उड़ाकर लेके जाएगी। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है उनमें मोस्टली ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और यही मकसद है हमारे इस एनसीईआरटी समरी सीरीज का कि आप तक एक एक सिंगल फैक्ट, एक एक सिंगल लाइन पहुंचाई जाए। विंड पॉलिनेशन मोस्टली देखा जाता है काफी कॉमनली ग्रासेस के अंदर। ना जब हम लोग यहाँ पे ग्रासेस की बात कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में आपने वो जो एक पिक्चर बना रखी कि ग्रास मतलब वो हरे कलर की घास, उससे आप बाहर आओ। ग्रासेस बेसिकली एक बहुत बड़ी फैमिली है एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है। तो उनके अंदर जो प्लांट्स आते हैं ये सारे ग्रासेस की कैटेगरी में ही आते हैं। ये एक एनसीईआरटी का पिक्चर है। इस एनसीईआरटी के पिक्चर में इन्होंने फेदर्स टाइप हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं। ये इसीलिए प्रेजेंट है ताकि पोलन आए और इसके अंदर ट्रैप हो सके। अब ये एक कॉर्न कॉब आपने सबने देखा होगा, भुट्टा बोलते हैं जिसे, ये एक कॉर्न कॉब है। इस कॉर्न कॉब को जब आप देखोगे तो आपको इस पे गोल्डन कलर के ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको बेसिकली कहा जाता है टेसल्स। दे आर कॉल्ड एज टेसल्स। और एनाटॉमिकली ये स्टाइल और स्टिग्मा है। एनाटॉमिकली क्या है, ये स्टाइल, स्टाइल और इसके एंड पे प्रेजेंट होगा स्टिग्मा। ये इसीलिए ऐसा है ताकि बहुत आसानी से पोलन्स इन तक पहुंच जाए। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे कि जो टेसल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्न कॉब में वो बेसिकली एनाटॉमिकली स्टाइल है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन। तो जो हमने सीक्वेंस देखा उसमें सबसे ज्यादा बायोटिक था, उसके बाद में विंड पॉलिनेशन, जो तीसरा सबसे कम यूज्ड है वो है वाटर। बट अगर आप लोअर प्लांट्स की बात करो जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इन लोअर प्लांट्स में आपने पढ़ा था कि जो मेल गैमेट होता है ना, वो मेल गैमेट वाटर की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसा इनका मेल गैमेट वाटर में पहुंचेगा, फिर वाटर के करंट के साथ में वो मूव करता हुआ फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। और यही रीजन है कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आपको लिमिटेड एरियाज में ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे स्टिल नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोअर प्लांट्स में फॉर हेल्पिंग इन फर्टिलाइजेशन। और हायर प्लांट्स की बात करोगे तो वाटर की वजह से जो पॉलिनेशन हो रहा है वो बहुत ही कम प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा, बहुत क्वाइटली रेयर है ये। और करीब ऐसे 30 जेनेरा, जेनेरा इज जीनस का प्लूरल, प्लांट्स में अराउंड 30 जेनेरा ही ऐसे हैं जिसमें आपको वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, और उनमें से मोस्टली प्लांट्स हैं मोनोकॉट्स। नाउ अब नीट में इस तरह की लाइंस पे आपको ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है कि मोस्टली मोनोकॉट्स में ही वाटर पॉलिनेशन दिखाई देता है, तो ट्रू, मोस्टली मोनोकॉट्स में ही ऐसा होता है। एग्जांपल्स दिया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने बोला कि 2 फ्रेश वाटर प्लांट्स वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, इनमें वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन होता है। और एक मराइन वाटर प्लांट है जिसका नाम है जोस्टेरा। जोस्टेरा बेसिकली सी ग्रासेस के ग्रुप में आता है, ठीक है। तो इनमें भी प्रेजेंट होता है वाटर की वजह से पॉलिनेशन। वेलिस्नेरिया के पास चलते हैं हम लोग, वेलिस्नेरिया की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, वेलिस्नेरिया एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है। सबसे पहले यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब ये हो गया कि एक प्लांट में एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, यानी कि या तो वो मेल प्लांट होगा या फिर वो फीमेल प्लांट होगा, ठीक है। अब आपके सामने ये पिक्चर है। इस पिक्चर में देखो यहाँ पर 2 प्लांट शो कर रखे हैं। इस प्लांट को में प्रेजेंट है स्टेमिनेट फ्लावर्स। स्टेमिनेट फ्लावर्स मतलब कि ऐसे फ्लावर्स जिसमें केवल स्टेमन प्रेजेंट हो, यानी ये मेल है। और इसमें प्रेजेंट है सेकंड वाले में पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर मतलब कि ऐसा फ्लावर जिसमें केवल पिस्टिल प्रेजेंट हो, यानी कि ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर से देखो तो इसमें जो आप फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हो,
फीमेल फ्लावर का जो एक बहुत लंबा स्टॉक रहता है, यहाँ पे देखो ये इस तरह से, ये इतना लंबा स्टॉक है, ये फ्लावर का स्टॉक है, ये फ्लावर का स्टॉक। और ये इतना लंबा होने का रीजन ये है कि ये फीमेल फ्लावर जो है, इसका स्टिग्मा जो रहेगा ना, ये सरफेस पे रहे वाटर के। इस लंबे स्टॉक की वजह से, इस फ्लावर के लंबे स्टॉक की वजह से जो फीमेल फ्लावर है एक्चुअल, वो वाटर के सरफेस पे आ गया है। अब वो वाटर के सरफेस पे आ गया, ठीक है। और जो स्टेमिनेट फ्लावर्स है जो वाटर के अंडर प्रेजेंट है, इसमें से निकल रहे हैं पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स वाटर करंट की हेल्प से आते हैं सरफेस पे यहाँ पर। अब सरफेस पे आने के बाद में ये वाटर करंट के साथ धीरे धीरे ड्रिफ्ट होंगे, और ड्रिफ्ट होते 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 ये पहुंचेंगे फीमेल फ्लावर के ऊपर, और तब जाकर होगा पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू वाटर सरफेस। ये ध्यान रखना है आपको कि ये चाहे एक्वाटिक प्लांट है, लेकिन इनके जो पोलन ग्रेन्स है वाटर के सरफेस पे रिलीज होंगे, ना कि वाटर के अंदर। जबकि आप देखोगे कि ज़ोस्टेरा में पॉलिनेशन वाटर के अंदर हो रहा है, यहाँ वाटर के सरफेस पे हो रहा है। और ये आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है। इस एनसीईआरटी के पिक्चर में इन्होंने एक तरफ दिखा रखा है फीमेल फ्लावर, सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पर, ये फीमेल फ्लावर, इसमें आप देखो इस तरह से एक लंबा सा स्टॉक दिखा रखा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सरफेस पे पहुंच गया। और ये मेल फ्लावर जो है वाटर करंट के ड्रिफ्ट के साथ में ऊपर आते हैं सरफेस पे, और आकर इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सी ग्रासेस, जिसका एग्जांपल हमने दिया था ज़ोस्टेरा। इन सी ग्रासेस में क्या है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड हैं। फीमेल फ्लावर्स पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड होते हैं। देखो ये वाटर सरफेस के अंदर ही है, ठीक है। फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर। इसके पोलन ग्रेन्स वाटर के अंदर हैं, सरफेस पर नहीं आते। पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। मतलब इस तरह से रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स होते हैं, लंबे लंबे, जो वाटर करंट के साथ मूव करते हैं और फीमेल फ्लावर्स तक पहुंचते हैं। तो सी ग्रासेस में पॉलिनेशन इनसाइड वाटर होगा, और वेलिस्नेरिया में सी जो पॉलिनेशन है वो वाटर के सरफेस पे होगा। ना कुछ सवाल जो एनसीईआरटी ने दिए हैं और एक्सप्लेन भी किए हैं बहुत अच्छे से, उनकी बात करते हैं। क्या पोलन्स वाटर पॉलिनेशन के केस में पोलन्स गीले नहीं होते क्या? बिकॉज वी नो कोई भी स्ट्रक्चर जब गीला होता है तो धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर डैमेज होने लगता है। तो क्या पोलन्स गीले नहीं होते क्या कभी? तो आंसर है नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग उसको गीला होने नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर ऑल एक्वाटिक प्लांट्स पॉलिनेटेड वाटर बाय वाटर? यानी जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स है जो वाटर के अंदर हैं या वाटर के सरफेस पे हैं, क्या सबके सब वाटर से पॉलिनेट होते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये मिथ नहीं रखना कि जो प्लांट्स एक्वाटिक है या प्लांट्स में जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं वो हमेशा वाटर पॉलिनेशन से ही होगा, ऐसा नहीं होता। इवन मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, यानी कि ज्यादातर एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं ये वाटर से पॉलिनेट नहीं होते। हमने जब वाटर पॉलिनेशन स्टार्ट किया उसी वक्त बताया था कि बहुत कम जेनेरा, यानी हमने केवल 30 जेनेरा की ही बात की थी जहां पे वाटर पॉलिनेशन होता है। यानी मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स भी जो है वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता उनमें। और जो बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं वो है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। अब नीट वाले क्या करते हैं, नीट वाले इन दो पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ किससे पॉलिनेट होते हैं। अब इनके नाम में ही वाटर है तो ये क्लियर आइडिया दे रहा है कि एक्वाटिक प्लांट्स हैं, तो हम लोग आंसर लगा के आते हैं वाटर। बट ऐसा नहीं होता, इनमें पॉलिनेशन या तो विंड के थ्रू होगा या फिर होगा इंसेक्ट के थ्रू। क्यों? क्योंकि इनके फ्लावर्स वाटर लेवल से ऊपर रहते हैं। फ्लावर्स इमर्ज अबव द वाटर लेवल। फ्लावर्स अगर वाटर लेवल के ऊपर आ रखे हैं तो जो है इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वाटर कि उसको पॉलिनेट कर सके। नाउ प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय वाटर और विंड हैव नेक्टार और कलरफुल फ्लावर्स। जो प्लांट्स वाटर और विंड से पॉलिनेट होते हैं उनमें नेक्टार प्रेजेंट होता है और कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनमें। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज वी नो कि नेक्टार और कलरफुल फ्लावर्स इसीलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके, और इंसेक्ट्स जब अट्रैक्ट होकर उनके पास आएंगे तो दे ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। और विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ऐसा है नहीं, दे डोंट नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, तो वो कलरफुल फ्लावर्स या नेक्टार का प्रोडक्शन नहीं करते। तो जो अपना सबसे लास्ट है वहां पहुंचते हम लोग बायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आई हैव गॉट सम वेरी गुड पिक्चर्स फॉर यू, ठीक है। केवल नाम नहीं, उनके साथ साथ उनकी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। शुरुआत करूंगा सबसे पहले उन बर्ड्स से
जो पॉलिनेशन करती है। यस, इवन बर्ड्स जो है पॉलिनेशन में हेल्प करती है। और जो दो सबसे बढ़िया एग्जांपल्स एनसीईआरटी में वो है सनबर्ड और हमिंग बर्ड। तो रिमेंबर दीज टू बर्ड्स, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड, ये दोनों पॉलिनेशन कैरी आउट करती है। उसके अलावा बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, जैसे बी, बीटल्स, ants, फ्लाइज, वास्प, मॉथ एंड बटरफ्लाई। सभी इंसेक्ट्स हैं, ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं पॉलिनेशन करते हैं। एक जो है मैमल की बात करूंगा, बैट। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस कि बैट इज अ मैमल। बैट भी पॉलिनेशन कैरी आउट करता है। यानी इस पिक्चर में आपको बर्ड्स दिख रही है, इस पिक्चर में इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, इस पिक्चर में इवन मैमल्स भी दिख रहे हैं, ये सभी पॉलिनेशन करते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो कुछ बड़े एनिमल्स भी हैं जो पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं, बट जितने भी बायोटिक एजेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिनेशन करता है तो वो है इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में भी पर्टिकुलरली बीज। ठीक है, बीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम ऑफ द बायोटिक पॉलिनेशन अकरिंग ऑन दिस planet, and that's why bees are very important. Bees are very important and it is very sad to know that bees का पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। और अगर किसी दिन bees का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा, बिकॉज पॉलिनेशन बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होगा। और पॉलिनेशन अफेक्ट हुआ तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है अपना, जो प्लांट्स का जो प्रोपोगेशन है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ एनिमल्स की बात करते हैं जो पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं। ये कुछ पिक्चर्स है आपके सामने। सबसे पहले वाली पिक्चर आपको बहुत क्लियर होगी, ये एक आर्बोरियल रोडेंट है। आर्बोरियल का मतलब क्या होता है? आर्बोरियल का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो पेड़ों पर रहते हैं। ट्री लिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज आर्बोरियल एंड दीज आर आर्बोरियल रोडेंट्स। पेड़ों पर रहने वाले रोडेंट्स हैं ये, जो कि पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं। उसके अलावा ये एक प्राइमेट है, लेम्यूर। एक्चुअल में ये नीट का क्वेश्चन है कि क्या प्राइमेट्स पॉलिनेशन करते हैं? तो यस, एक प्राइमेट है लेम्यूर जो पॉलिनेशन कैरी आउट करता है। और इवन जो नीचे के दो पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स है अबाउट लिजर्ड्स। ठीक है, एक गार्डन लिजर्ड और गेको लिजर्ड, ये दोनों ही रेप्टाइल्स में आते हैं और ये दोनों भी पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं। तो लिजर्ड्स आई मीन रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड्स, मैमल्स, प्राइमेट्स और यहाँ तक कि कुछ आर्बोरियल रोडेंट्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स, ये सभी बायोटिक एजेंट्स हैं। नाउ हम लोग स्टडी करेंगे कि फ्लावर्स के पास ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए जिससे वो बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके, या एनिमल्स के थ्रू, जो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जिनका पॉलिनेशन होता है, उन प्लांट्स में किस किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टडी करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक बड़ा सा फूल होना चाहिए। द फ्लावर हैज टू बी लार्ज। व्हाई? फ्लावर लार्ज होगा तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से दिखाई भी देगा, इंसेक्ट्स आराम से उसमें एंटर कर सकते हैं। अगर फ्लावर छोटे छोटे से होंगे तो वो दूर से दिखाई नहीं देते। तो सबसे पहला फ्लावर हैज टू बी लार्ज। उसके अलावा फ्रेग्रेंस, ये जो फूलों में से इतनी अच्छी अच्छी खुशबू जो आती है वो इसीलिए आती है ताकि वो बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। उसके अलावा फ्लोरल रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स मतलब इनाम, यानी कि फ्लावर्स कुछ इनाम देते हैं उन इंसेक्ट्स को जो पॉलिनेशन करना चाहते हैं, यानी कि नेक्टार और पोलन। पोलन हमने देखा ये काफी न्यूट्रिशियस रहता है, तो ये इंसेक्ट्स पोलन भी खाते हैं। और उसके अलावा ये फ्लावर नेक्टार प्रोड्यूस करता है। ये नेक्टार भी इसलिए प्रोड्यूस किया जाता है ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो ये ऐसा हो गया कि ये लालच दे रहे हैं एक तरह से इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन। उसके अलावा पोलन ग्रेन्स हैव टू बी स्टिकी। अब आप देखो इस पिक्चर में कि पोलन ग्रेन्स स्टिकी होने की वजह से क्या है कि जब कोई इंसेक्ट उस फ्लावर पे आता है तो पोलन ग्रेन्स उस इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाते हैं, और ये इंसेक्ट जब किसी और फ्लावर पे पहुंचेगा तो वहां पर ये स्टिग्मा जो है वहां पर जाकर ट्रांसफर हो जाएंगे। नाउ हमने विंड वाले पॉलिनेशन में कहा था कि पोलन ग्रेन्स स्टिकी नहीं होने चाहिए, लेकिन एनिमल्स वाले में स्टिकी होने चाहिए। और अगर आपका फ्लावर का साइज अगर छोटा है तो आप उनको क्लस्टर की फॉर्म में रखो, एक इन्फ्लोरेसेंस बना के रखो। इस पिक्चर में देखो एक बहुत बड़ा सा फ्लावर है, तो ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लोरेसेंस बनाने की जरूरत नहीं है। इस केस में छोटे छोटे फ्लावर्स है जो इंसेक्ट्स को बहुत ज्यादा डिस्टेंस से दिखाई नहीं देते, तो उन्होंने इन सबको एक ग्रुप में रखा, एक इन्फ्लोरेसेंस बनाकर रखा हुआ है ताकि ये दूर से ही दिखाई दे। और प्लस दे हैव टू बी कलरफुल, इसलिए आपको अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर के पेटल्स दिखाई देते हैं। आपके सामने ये जो पिक्चर है इसमें आपको रोजेस ही रोजेस दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि रोजेस कितने अलग अलग कलर्स में
आते हैं। तो इतना कलरफुल होने का रीजन है एनिमल्स को अट्रैक्ट करना। ना कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो एक तरह की फाउल ऑर्डर रिलीज करते हैं। फाउल मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि गंदी स्मेल आती है उनमें से, और वो गंदी स्मेल भी वो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो फ्लाइज को और बीटल्स को जो है अट्रैक्ट कर सके। आपके सामने ये पिक्चर दिख रहा हो ना, दिस इज अ फ्लावर। आप इस फ्लावर का हाइट देखो, ये पूरा एक फ्लावर है। दिस इज अ ह्यूज फ्लावर, इनफैक्ट दिस इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लावर एंड प्लांट का नाम है अमरफोफेलस टाइटेनम। अमरफोफेलस टाइटेनम वो प्लांट है जिसमें वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर आपको मिलेगा। और इसके पॉलिनेशन के लिए जो है कुछ कैरियन बीटल्स होते हैं, ठीक है, ये पिक्चर है कैरियन बीटल का। ये कैरियन बीटल्स इसको पॉलिनेट करते हैं और कैरियन बीटल्स अपने एग्स भी इसी फ्लावर में देते हैं। इसका जब आप इसके पास जाओगे तो आपको इसमें से ना एक रॉटिंग फ्लैश सेंट आएगा, यानी कि सड़े हुए मांस की बदबू जैसी आती है। वो इसीलिए आती है ताकि इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ये पिक्चर है एक यक्का प्लांट का, और इसमें आपको ये इंसेक्ट्स दिख रहे होंगे, ये है प्रोनुबा मोथ। यक्का प्लांट और प्रोनुबा मोथ एक तरह से सिम्बायोसिस करते हैं। सिम्बायोसिस हमने पढ़ा रहेगा कि ये एक ऐसा इंटरेक्शन है दो स्पीशीज के बीच में जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा हो। अब फायदा क्या रहता है कि जो मॉथ जो है प्रोनुबा, ये मॉथ इस फ्लावर की ओवरी का जो लोक्यूल है उसके अंदर अपने एग रिलीज करता है, वहां जाकर एग को डिपॉजिट करता है। क्यों? ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके। और अब इस एग्स में डेवलपमेंट के बाद लार्वे रिलीज होंगे, बिल्कुल। और ये जो लार्वा रिलीज हो रहा है, ये लार्वा रिलीज होने के बाद में जो सीड्स डेवलप हो रहे हैं इसके अंदर, उन सीड्स से न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी कि मॉथ के एग्स को प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और लार्वा को फूड भी मिल रहा है। और यक्का प्लांट को फायदा क्या है? यक्का प्लांट को फायदा ये है कि उसका पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये जो इनका रिलेशनशिप है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा क्लोज है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। इफ यक्का हैज टू सर्वाइव इट नीड्स प्रोनुबा, एंड इफ प्रोनुबा नीड्स टू सर्वाइव इट नीड्स यक्का। दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे पे डिपेंड है। नेक्स्ट इज पोलन और नेक्टार रॉबर्स। रॉबर्स मतलब लुटेरे या डाकू को हम लोग रॉबर्स कहते हैं। अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रॉबर की तरह, लुटेरे की तरह काम करता है। कैसे? इंसेक्ट आया, नेक्टार ले लिया, पोलन्स ले लिए, मतलब कंज्यूम कर लिए, बट पॉलिनेशन नहीं कर रहा। मतलब आप इनाम लेके चले गए लेकिन आप अपना काम नहीं किए, उनको आप कहते हो पोलन और नेक्टार रॉबर्स। सो मेनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन और नेक्टार विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। ऐसे इंसेक्ट्स को आप कहते हो रॉबर्स, पोलन और नेक्टार रॉबर्स। बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फर्टिलाइजेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और बाकी के दूसरे टॉपिक्स एनसीईआरटी के। तो डू वॉच दिस। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस।